हया हया शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो इस वेबसाइट से रिमूव हो गई थी। उसने फरते जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? इस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आएगा का? मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की कब फ़्लाइट है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी थी। कुछ उसके तासरात से ही ज़ाहिर था। इरम जल्द ही उठकर चली गई। फिर वो अपनी सोचों में उलझ गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना, और उसकी अजीब फ़लसफ़ियाना बातें। जन्नत के पत्ते, पता नहीं किस चीज़ का तस्करा कर रहा था वो। पासपोर्ट्स करना और फिर शादी का सवाल। ओह खुदाया, कैसा अजीब आदमी था वो। और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद आलम तैश में होने के बाइस सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी फुप्पो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसी ज़िल्लत, कैसी शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा? फुप्पो का ख़ानदान वाक़ईतन पलट कर नहीं आया था, तो क्या उसकी वजह उनके अपने मुल्क और ख़ानदान से बेजारी थी, जैसा कि वो कयास करती थी, या फिर कोई और वजह थी, कोई ज़िल्लत आमेज़ काम जो उन्होंने सर अंजाम दिया था और उन्होंने उसकी वजह अपने मुल्क और अपने ख़ानदान में किसी को नहीं बताई थी? लेकिन किसके साथ? फुप्पो ने, फुप्पा ने, या जहान सिकंदर ने? क्या गुत्थी थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार नहीं कर सकती थी, और ना ही उसका कोई फ़ोन दोबारा आया था। फिर और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे। उसे उसकी सवांजी जाने का कैसे इल्म हुआ? तकरीबन वो उसकी कॉल टेक करता था, लेकिन जब ज़ारा को उसने बताया था वो उस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पे रखा था, तो क्या वो उनके घर में भी दाखिल हो सकता था, और उसके कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी कि फ़ातिमा बेगम ने दरवाज़ा खोलकर उसको बुलाया और अंदर आ गई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसने तकिए पे रखा दुपट्टा उठा के गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आ गई। अब्बा, उसने उंगली की पुश से उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ हया। उसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पर सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्कर, उसके मुंतज़र। साथ एक तरफ सोफ़े पे फ़ातिमा बेगम मौजूद थी। उनकी खूबसूरत आंखें सोगवारियत और बावकार सरापे पे अफसरदगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की पायंती पर टिक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई तमहीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना तमहीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फ़ैसला किया है। उसने गर्दन उठाई। वो बहुत ही संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए सबीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पे चाबक दे मारता, तब भी शायद उसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक ही पेशी में अलहदगी हो जाएगी, और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। इसने शाकी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से शाने उचका दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई चाहरा भी तो नहीं है। उनके रवैये से साफ अंदाज़ा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? हया, इस दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और ना ही मैं तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात कभी कहता। लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि मेरा बसा हुआ घर देखना चाहते हैं तो मुझे तुर्की जाने दें अब्बा। वहाँ मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी उससे कि वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें प्लीज़। और उसके अब्बा खामोश हो गए। शायद वो कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दे दें। अगर इसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए तो मैं आपके फ़ैसले में आपके साथ होंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। अगले रोज़ वो खपती लड़कियों से क्लास के बाहर ही मिल गई। वो फाइलें संभालती बाहर जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा। वहाँ खदीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे।
سینے سے فائل لگائے ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈس کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی فرینڈ نہیں تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری سے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کوئی ایک بات تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا ہی پڑا۔ ابھی تک وہ ابا کی کئی باتیں سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ اوہ، تو تب تو ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ لوگ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ نے اسے اپنے فون پر نوٹ کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کے شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں سفید کیے ہوئی تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑا تھا، جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پر دن میں بک فیئر کے سٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا، اور اس وقت وہ زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پر چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل اور دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوب، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر کیسے ان کو خود سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتا اس کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ 2 مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف سے وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا ہی کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم سی آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں طرف والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے سے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹخ اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چٹخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے بڑے سارے ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید آٹے سے اٹا
चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींच कर लाइनर लगाया हुआ और आंखों में नीले सबसे लेंस, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेडो और सुर्ख चूंच की तरह की लिपस्टिक, भूरे गोल्डन बालों की लटें सर पे लिए दुपट्टे से निकल रही थीं। यकीनन विग थी, जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफ़ा जब उसने डॉली को देखा था उसे कराहियत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ, और उस रोज़ ट्रैफिक जैम पे उसे देख के गुस्सा आया था। और आज आज कुछ भी नहीं था। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पे बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज़ तेज़ कदमों से चबूतरे की जानी बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सरा के साथ रात की इस पहर सड़क पर खड़े होना कतई दुरुस्त नहीं था। अरे बाजी जी गल तो सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी जी तुसी किन्ने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पे रखे खुशी से चहका। उसे कराहियत आई ना खौफ, बस चुपचाप उसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी जी। शुक्रिया और कुछ? उसका अंदाज स्पॉट था। तुसी ते नाराज़ लगते हो जी। डॉली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं देनी ना, तुहानू हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद करने को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुला रह गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला। मुझे आप अच्छी लगती हो जी, इसीलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। दफतन हया का फ़ोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की दूसरी तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उससे तक रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पर चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदा आपने मेरे पीछे लगाया है ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इस सब के ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊँगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर अहमद ने तुम्हें बताया नहीं है क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम ले लो जी बाजी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ जी, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ, उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता जी, मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भेंचे उसे देखने लगी। कुछ था उसमें, पुरस्रार, खौफज़दा करता, मगर तरस और तरहम अमेज़। ठीक है मत रो, मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ जी आपसे, इसीलिए तो आती हूँ। पर तुसी तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब वो सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा, जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फ़ोन में क्या था ना जी? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका था। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा ज़रा था या फिर कोई बहुत मक्कार अदाकार। हाँ वही, उसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। अब वो सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है बाजी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। उसकी लंबी पलकें ज़रा सी भीगी, बड़ी बड़ी सियाह आंखों में पानी तैरने लगा था। पर जी तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आँख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी। भरपूर, खूबसूरत और उदास, ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था।
وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔